इला स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज 27 दिसंबर 2020 को हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर बोर्ड द्वारा क्लर्क की परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में 170 प्रश्न पूछे गए थे। इस वीडियो में कोशिश करेंगे अधिकतर प्रश्नों को यहाँ पे समझेंगे किसका उत्तर कहाँ से था। और हमने आपको कहा था कि हमारी टीम ने एक किताब तैयार की है क्लर्क की परीक्षा के लिए, जिस किताब का नाम है क्लर्क परीक्षा। इस किताब की सबसे बड़ी विशेषता, इस किताब में आपको मिलते हैं 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक है और एक संपूर्ण सिलेबस कवरेज भी है। और इस किताब में आपको पिछले 11 वर्षों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी डिस्क्रिप्शन के साथ में सॉल्व किए गए हैं। हमारी टीम जिस भी किताब को तैयार करती है उसका मूल्यांकन भी करती है। तो आज हमारी इस किताब के मूल्यांकन की एक परीक्षा भी थी। और यहाँ जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, जितना हम अभी तक प्रश्न पत्र पढ़ पाए हैं उसमें हमारी ये किताब काफ़ी खरी उतरी है। तो यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे कितने प्रश्न इस किताब से पूछे गए थे और कितनी ये सहायक सिद्ध हुई। साथ में इस पूरे के पूरे पेपर को सॉल्व करने का प्रयास भी करेंगे। तो इला स्टडी प्लेटफॉर्म जिस भी किताब को लॉन्च करता है उसके ऊपर काफ़ी सोच विचार और गहन चिंतन करने के बाद ही विचार करता है। तो आप भी इस किताब के साथ में अपनी तैयारी को भविष्य में आगे बढ़ा सकते हो। पहला प्रश्न है, मानसरोवर झील के पास इनमें से कौन सी नदी का उद्यान होता है? देखिए बहुत ही साधारण सा प्रश्न था और इस प्रश्न का सीधा उत्तर है सिंधु घाटी। ठीक है, सिंधु नदी। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील ही है। ठीक है जी, काफ़ी सुर्खियों में भी ये झील रहती है। देखिए बहुत से विद्यार्थी कहते हैं, विद्यार्थियों का ये कमेंट्स रहता है कि सर आप बार बार अपनी बुक के बारे में कमेंट्स करते रहते। तो आज मैं आपको नहीं बताऊँगा, मैं आपको इतना बता दूँ जो है हमारी किताब जिसका भी आपको मैंने ओवरव्यू दिखाया, इसी किताब से अधिकतर प्रश्न पूछे गए थे। ये सारे प्रश्न आपको उसी किताब में मिल जाएंगे क्योंकि इस किताब में 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि 2001 से 11 कितनी उसमें दर्ज की गई है? ठीक है जी, देखिए बिना आंखें बंद करके जो हमारे पास आंकड़े थे हमने उसका 17.64 लिया था। और हिमाचल प्रदेश के अभ्यर्थियों को मैं बता दूं कि जो हमारी पीछे की जो जनसंख्या थी उसमें भी इतनी वृद्धि दर्ज देखने को मिली थी 2001 से लेकर 2011 के बीच में। तो ये मैंने टिप्स भी दिया था जब हम यूट्यूब पर टीचिंग करवाते थे, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। ठीक है जी, तो ये बहुत ही अंडरस्टूड था। और देखिए यहाँ पे जो बाकी की ऑप्शन है शायद आप लोगों को भी ये प्रश्न आपने सही किया होगा ऑब्जर्वेशन के आधार पे। और हमारी विभिन्न तरह की जो अध्ययन सामग्री उसमें भी ये प्रश्न अवेलेबल है। एक बड़ा अच्छा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? सुबह करंट अफेयर का वीडियो हमारा सुना करें, मैं 2 शब्द आपको सिखाए थे। वहाँ पे क्या सिखाए थे जी कि हमारे पास यहाँ पे आपने 28 और 8 याद रखना है। कितने हो गए सारे जी? 36 हो गए। यदि आपने वीडियो सुना होता तो आपका प्रश्न 1 सेकंड में ठीक हो जाएगा। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी, आप सीधा इसका उत्तर करेंगे। 36 इनके लेटेस्ट पूछा गया है, लेटेस्ट आपका पेपर सेट किया गया है। जनगण मन भारत के राष्ट्रगान में कब इसको अंगीकृत किया गया? तो देखिए आपको हमारी जो सीरीज चलती है जीके की उसके अंदर भी बार बार बताया जाता है। जितनी भी हमारी अध्ययन सामग्री है हर किताब में ये आपको मिल जाएगा ये प्रश्न। ठीक है जी, तो इसको अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को। ग्रेगोरियन कैलेंडर में सामान्यतः एक चैत्र किस दिन आता है? देखिए जो चैत्र मास होता है तो ये आता है जी 22 मार्च में ही आता है। ठीक है जी, लीप का वर्ष हो तो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। देखिए इसको याद रखने का एक टिप्स है, चैत्र के महीने में हमारे बैलों के मेले बड़े प्रसिद्ध हुआ करते थे। ये चैत्र जब महीना चलता है तो बैलों के मेले के लिए एक सुंदरनगर में सुकेत रियासत का मेला था और बिलासपुर में एक मेले का आयोजन किया जाता है। इससे भी आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है जी, ये प्रश्न भी हमने डिस्कशन किया हुआ है। राज्यसभा का प्रदेश सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो प्रदेश सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है जी, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं है? देखिए ये प्रश्न देखिए एचएस में पूछा गया था। मैं आपको बार बार कहता हूं कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको क्यों पढ़ने हैं, ताकि आपका एक विजन तैयार हो जाए। हमारी जो क्लर्क की किताब है पिछले 11 वर्षों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर उस किताब में संग्रहित किए गए हैं। ऐसा नहीं है देखिए कि वो किताब क्लर्क के लिए बनी है। आप किसी परीक्षा में बैठेंगे, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ये एचएस की परीक्षा का प्रश्न है जी। तो यदि आपकी तैयारी अच्छे से आपने की होगी, एचएस की परीक्षा में पहले पूछा गया ओल्ड क्वेश्चन पेपर के ऊपर यदि आपकी कमांड होगी तो आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन जाता है कि परीक्षा में पूछा क्या जा रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको पढ़ने चाहिए और हमारी टीम आपको विभिन्न तरह के ओल्ड क्वेश्चन पेपर उपलब्ध करवाती है। और बार बार ये भी कहा जाता है कि इनको पढ़ लीजिए भैया। यदि जीआईटी की किताब हमने आप लोगों के लिए बनाई है, उस किताब में भी पिछले 10 सालों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर डाले हैं। वो इसलिए डाले हैं ताकि आप उन ओल्ड क्वेश्चन पेपर को अच्छे से उनका अध्ययन करके अपनी एक रूपरेखा बना सके। तो यहाँ पे देखिए आईएएस इसमें आता है, आईपीएस भी इसमें आता है, आईआरएस भी इसमें होता है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की अलग से परीक्षा होती है। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी।
इनमें से कौन अग्रता क्रम में उच्चतम है। देखिए यहाँ पे अग्रता क्रम का मतलब क्या है, आपको देखना है कि सबसे ऊपर कौन सा आता है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है, सबसे पहले प्रेसिडेंट आता है जी, प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट ही आएगा, अंडरस्टूड है। उसके बाद जो सबसे हमारी पोस्ट मानी जाती है वो प्रधानमंत्री की मानी जाती है। उसके बाद जी गवर्नर की बारी आती है। गवर्नर हमारी एक काफ़ी रेपुटेटेड पोस्ट है हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, देखिए आपको आगे जाने की ही आवश्यकता नहीं है, राज्यपाल इज द राइट आंसर। क्लर्क किताब में प्रश्न अवेलेबल है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। इकोनॉमी से संबंधित प्रश्न है। तो ये कृषि की जो व्यवस्था की गई थी 2007 में की गई थी, और यहाँ पे देखिए इससे मिलती जुलती कोई ऑप्शन नहीं लग रही है, तो 2007 और 8 है, तो इसका उत्तर करेंगे हम ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वियना किस देश की राजधानी है, तो ऑस्ट्रिया इसका सही उत्तर है। करंट अफेयर्स से हमारी किताब में से ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है जी। और वियना एक संधि भी हुई है, बहुत पॉपुलर संधि है, थोड़ा सा होमवर्क कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा वियना संधि किससे संबंधित है। भारतीय अर्थतंत्र में किस क्षेत्र का हिस्सा अधिकतम होता है, ठीक है जी। देखिए हमारी इकोनॉमी के जो सेक्टर्स है, प्राथमिक है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है, सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट हमारी इकोनॉमी में करता है कौन करता है जी, सर्विस सेक्टर करता है, इतना तो आपको ज्ञात होगा। अब यहाँ पे प्रश्न था, यदि आप हमारी इसी क्लर्क की किताब में जो इकोनॉमी वाला पोर्शन पढ़ेंगे, चारों सेक्टरों के ऊपर बहुत ही बेहतरीन कवरेज हमने दिया है, ठीक है जी। तो सर्विस सेक्टर है, तो सर्विस सेक्टर आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि सर्विस सेक्टर किसके अंतर्गत आता है। तो जी सर्विस सेक्टर आता है हमारे पास टेरिटोरी सेक्टर के अंतर्गत। देखिए यदि मैं आपको कहूं कि हमारी आज की डेट में भी अर्थव्यवस्था किस तरह की है, हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था बताते हैं। ये क्यों बताते हैं, देखिए किसी कोई कौन सी अर्थव्यवस्था किस तरह की है, यदि उसकी 50% तक जो रोजगार उसका कैपेसिटी है यदि उस सेक्टर से आ जाए तो अर्थव्यवस्था उसी क्षेत्र की बन जाती है। देखिए हमारा सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन जो हमारी पॉपुलेशन है उसका 50% पॉपुलेशन को जो रोजगार है वो इससे नहीं मिलता है। यही कारण है कि हमारी अर्थव्यवस्था आज भी किस चीज़ की है, कृषि ओरिएंटेड ही हमारी अर्थव्यवस्था है। लेकिन हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन कहाँ से आता है जी, सर्विस सेक्टर से आता है। इस पेपर में आज एक नई चीज़ हमें देखने को मिली, बहुत से प्रश्न कंप्यूटर से भी पूछे गए थे। ऐसे इसमें अधिकतर कंप्यूटर के प्रश्न जो पीछे के हम ट्रेंड देखेंगे, हमने तो 11 वर्षों के प्रश्न पत्र सॉल्व किए इस क्लर्क की परीक्षा के, तो उसमें ट्रेंड देखने को नहीं मिलता था। एक या दो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, लेकिन इस बार तो काफ़ी डीप जाके भी कंप्यूटर के प्रश्न पूछे इस परीक्षा में गए हैं। तो बैन क्या होता है, सिंपल सा है, वाइड एरिया नेटवर्क। 3 तरह के नेटवर्क होते हैं, एक लैन है, एक मैन है और एक बैन है, ठीक है जी। लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और लास्ट में जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो आपसे यही पूछा गया था। बीएसएनएल कब बनाया गया था, कुछ भी याद नहीं रखना ज़िंदगी में, 2000 याद रखना जब भी आप बीएसएनएल को जोड़ देंगे। और 2000 में कब बना था, तो 15 सितंबर को बना था, ठीक है जी। 15 सितंबर को एक बहुत ही हिस्टोरिकल डे भी मनाया जाता है, यदि आपको याद होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य देश नहीं है। देखिए मैं आसियान की बात करूं यहाँ पे, तो यदि आप पॉलिटी में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं, यदि आपने हमारी पॉलिटी पढ़ी है जिसके ऊपर पॉलिटी के नोट्स हमने बनाए, तो आसियान में हमने आपको 10 देश बताया है, ठीक है जी। भारत में उसमें क्या है, एक सहयोगी कंट्री है, उसमें नहीं है, ठीक है जी। तो बाकी भारत ही नहीं है, तो ये तो छोटे छोटे देश से तो नहीं होंगे, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है जी। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, देखिए आप कंफ्यूज होंगे, दिल्ली में तो नहीं है जी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे, तो आपको बता दें जो सार्क का मुख्यालय है ये कहाँ पे है जी, काठमांडू पे है। और ये देखिए ये जो सार्क संगठन आया था, ये कब आया था, ये 1985 में अस्तित्व में आया था, लेकिन इसकी जो हेडक्वार्टर है इसको एस्टेब्लिश किया गया था 16 जनवरी 1987 आई थिंक एग्जैक्ट डेट है 1987, आपने सन यहाँ पे याद रखना है, ठीक है जी। उसके बाद अगला प्रश्न है, नेक्स्ट वन इज, कौन सा राज्य 7 बहनों का राज्य का भाग नहीं है। देखिए ये तो नागालैंड मणिपुर तो सीधी सी बात है, तो इसके अंतर्गत के बिहार काफी सिंपल प्रश्न था, आप इसे 1 सेकंड में इसका हल कर सकते हो। भारतीय नौसेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर बी एडमिरल इज द राइट आंसर।
किस मिसाइल की रेंज सबसे लंबी है? तो देखिए जो अग्नि मिसाइल है इसकी सीरीज चलती है 1 2 3 4 5 जो अभी तक हमने पढ़ा है, तो अग्नि 5 की 5000 के आसपास उसकी रेंज है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर डी माना जा सकता है। नेक्स्ट वन इज नीति आयोग। देखिए नीति आयोग से तो प्रश्न पूछा ही जाता है। एचएस की परीक्षा में बात करें, किसी और परीक्षा में बात करें, तो नीति आयोग से तो प्रश्न हमें देखने को मिल ही रहा है। तो एनआईटीआई क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। देखिए 1 जनवरी 2015 को ये अस्तित्व में आया था। वर्ष 2014 में जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए तो उन्होंने घोषणा की थी कि हम जो योजना आयोग है 1950 में जिसे एस्टेब्लिश किया गया था, आई थिंक 15 मार्च 1950 में उसे एस्टेब्लिश किया गया था। तो इन्होंने घोषणा की थी कि हम आएंगे तो नीति आयोग के ऊपर काम करेंगे, और 1 जनवरी 2015 को इसको अस्तित्व में ले आए। देखिए ये प्रश्न बहुत ही क्लेवर प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि नीति आयोग क्या है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टेटरी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी होती है? जैसे हमारा इलेक्शन कमीशन है, एससी ये हमारा जो शेड्यूल कास्ट का प्रोविजन है, एसटी का प्रोविजन है, ये किस में आते हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आते हैं। और दूसरी तरफ कौन होता है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में कौन आता है? हमारे पास नीति आयोग है, या हमारे पास नेशनल ह्यूमन कमीशन ऑफ इंडिया है, या स्टेट कमीशन ऑफ इंडिया, जो स्टेट के भी हमारे कमीशंस होते हैं, ह्यूमन कमीशन होते हैं, वो आते हैं। सीबीआई है, सेंट्रल विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन है, लोकपाल है, स्टेट इन्फॉर्मेशन जो हमारी आरटीआई से संबंधित रहता है, ठीक है, जिसे आप स्टेट एसआईसी भी कह सकते हैं, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होता है। ये किस में आते हैं? ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आते हैं। तो नीति आयोग को भी किस में कंसीडर किया जाता है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन में ही कंसीडर किया जाता है। यूएसए में कितनी स्टेट्स है? देखिए भारत की स्टेट्स पूछ ली तो आपको यूएसए की स्टेट्स का पता होना चाहिए। आने वाली परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा जो बिडेन अमेरिका के जो राष्ट्रपति बने हैं उनका नंबर क्या है, तो याद रखिएगा 46। उनके राजनीतिक दल का नाम क्या है? रिपब्लिक है। दूसरी तरफ ओबामा का कौन सा था? उनका डेमोक्रेटिव, याद रखिएगा जो बिडेन बने उनका डेमोक्रेटिव है। ओबामा का राजनीतिक दल कौन सा था? रिपब्लिकन पार्टी था। यहाँ से आपको अगली परीक्षा में प्रश्न आने वाला है। लेकिन आज आपसे पूछा गया था कि यूएसए में कितने राज्य है, तो आप इस प्रश्न का सही उत्तर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, 50 राज्य है। भारत में सार्वजनिक निधि का संरक्षक कौन है? देखिए जो पब्लिक हमारी जो प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर जो बिना आंखें बंद करके आप कुछ भी नहीं करना है, आपको कैग इसका आंसर करना है, ठीक है जी। कैग का काम ही ये होता है कि जो पब्लिक निधि है उसका संरक्षण करना, उसके गार्डन का एक काम वहाँ पे करना। पोलियो किसके द्वारा फैलता है? तो पोलियो एक वायरस से फैलता है, विषाणु से फैलता है। हमारी इसी किताब में जो साइंस वाला पोर्शन है वहाँ पे सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। कौन सा एक आध्यात्मिक खनिज है? ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए जो आध्यात्मिक खनिज है वो जिप्सम है। अगला प्रश्न है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है? तो देखिए ये तो कलकत्ता के अंतर्गत आते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर मेकिंग द रिज्यूम। यदि आपने रिज्यूम बनाना है तो देखिए जी जावा तो लैंग्वेज है, इसमें तो आप रिज्यूम नहीं बना सकते, तो आप किसको प्रेफरेंस देंगे? एमएस वर्ड को देंगे या पेज मेकर को देंगे? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर। अगला प्रश्न है इन एमएस वर्ड विच ऑप्शन इज यूज टू यूज अ पैराग्राफ एट अनदर प्लेस विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, तो आप ऑप्शनों को जल्दी से पढ़िए और इसका आपको बता दें इसका सही उत्तर क्या है। ऑप्शन नंबर बी, कॉपी एंड पेस्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज इन एमएस वर्ड इफ यू नीड टू हाइड सम टेक्स्ट हाउ कैन यू डू इट। यदि आपने किसी टेक्स्ट को वहां पे हाइड करना है तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो? ठीक है जी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में आपको जाना है, वहां से आप इसको हाइड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए बहुत गजब के प्रश्न पूछे गए हैं इसमें। यदि हम बात करें कंप्यूटर साइड से, तो अभी आपने जो जीआईटी की परीक्षा देनी है उसके लिए हमारी टीम के द्वारा एक नवीनतम सिलेबस प्रणाली के आधार पर एक किताब बनाई गई है। ilastudyco.in वेबसाइट पर जाइएगा और इस किताब के डिस्क्रिप्शन में जाके कंटेंट देखिए और जल्दी से उस किताब को परचेज कर लीजिए, आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। Which option is not available in insert table auto fit behavior in MS Word। ठीक है जी, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ऑटो फिल टू कॉलम इज द राइट आंसर। इन विच वर्ड कंट्रोल प्लस वन इज यूज टू। देखिए कंट्रोल प्लस वन का किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ये सिंगल स्पेस लाइन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है इन MS वर्ड प्रेसिंग F8 की
फॉर 3 टाइम्स सेलेक्ट्स, तो इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? ठीक है जी, तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर बी, यानी अ सेंटेंस इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट वन इज, किस सिंधु घाटी स्थल पर विशाल स्नानागार पाया गया है? हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है। इस किताब में आपको सारे के सारे हिस्ट्री के प्रश्न मिल जाएंगे। 10 सरप्लस क्वेश्चन बैंक इसमें क्लर्क की किताब में दिए गए। मोहनजोदड़ो इज द राइट आंसर। शब्द आर्यन का अक्षरशः अर्थ क्या है? देखिए, जो आर्यन शब्द है, इसका किसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है? ये प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पे संदिग्ध श्रेणी में है। आपको कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दीजिएगा। ठीक है जी, ये प्रश्न अभी मुझे एग्जैक्ट रूप से याद नहीं आ रहा इसका आंसर क्या, तो आपने कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर बताना है। क्या यज्ञ अनुसंधान प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है? देखिए, कौन सा जो अनुसंधान प्रक्रिया उससे जुड़ा हुआ है? अथर्ववेद है, उपनिषदवाद है, या विनय पिटक है, या यजुर्वेद? देखिए, इतिहास से संबंधित ये प्रश्न है। यजुर्वेद इज द राइट आंसर हियर। अवनंती की उत्तरी राजधानी थी? तो देखिए, हमने तो इसका उज्जैन ही पढ़ा है, तो मैं इसका सही उत्तर क्या करूंगा? उज्जैन ही करूंगा। किस स्थान पर द्वितीय जैन संगीति आयोजित की हुई थी? तो देखिए, वल्लभी इज द राइट आंसर हियर। किस शासक ने वातापी कोडा उपाधि धारण की थी? देखिए, काफ़ी क्लोज प्रश्न है, आपको काफ़ी अच्छे से अध्ययन करना होना चाहिए। देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर मुझे यहाँ पे लग रहा है इन ऑप्शनों में से, तो मैं ऑप्शन नंबर ए को ही करूँगा। नरसिंह वर्मन वन इज द राइट आंसर। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए, लोधी वंश का जो संस्थापक था वो बहलोल लोधी था, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किस मुगल बादशाह के शासन में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर? देखिए, चित्रकला की बात करें और अकबर का नाम ना आए तो ये तो बड़ी नाइंसाफी होगी। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? माफी चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए, चित्रकला में अकबर का नाम नहीं, चित्रकला में जहांगीर साहब, जहांगीर जी चित्रकला के बड़े शौकीन थे। याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। किस मुगल शासक ने जजिया समाप्त किया था? देखिए, जजिया के ऊपर आपने याद रखना है। जजिया को किसके साथ जोड़ देंगे? जजिया को हम अकबर के साथ जोड़ देंगे। अकबर एक काफी बेहतरीन शासक माने जाते हैं यदि हम मुगल साम्राज्य को पढ़ें। चौसा का युद्ध किस बरस हुआ था? देखिए, 1539 में हुआ था। और जितने भी युद्ध है, बक्सर का युद्ध हो गया, चौसा का युद्ध हो गया, क्लर्क के पिछले 11 साल के प्रश्न पत्र यदि आप पढ़ लेंगे तो आप यही देखेंगे कि कोई ना कोई युद्ध तो आपसे पूछा ही गया है। तो आपको 4, 5 या 7 जो इस किताब में युद्ध दिए गए हैं उनकी तिथियां रट लेनी है, काम आपका हो जाएगा। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी क्या थी? देखिए, यहाँ पे मैं कहूँ कि पांडुचेरी के ऊपर इनका शासन था, तो राजधानी भी यही होगी। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। हाँ, देहरादून में गुरु की अलग बैठक को स्थापित करने वाले सिख गुरु कौन थे? देखिए, इसके बारे में यदि हम कहें तो गुरु राम राय थे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में कोई नहीं दिख रहा है। आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का उत्तर कमेंट सेक्शन में बताइए। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? सभी किताबों में आपको प्रश्न मिल जाएगा, साधारण प्रश्न है। दयानंद सरस्वती इज द राइट आंसर। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा कब चलाया गया था? आंखें बंद करके ऑप्शन करना है। क्या करना है जी? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हमारी टीम के द्वारा एक महात्मा गांधी विशेषांक के ऊपर एक किताब बनाई गई है, जो कि हिमाचल प्रदेश की, चाहे आप किसी भी परीक्षा की बात कर ले, उस किताब से आपको 2 या 3 प्रश्न जो महात्मा गांधी से पूछी जाती है उसी किताब से पूछी जाती है, क्योंकि उस किताब में हमने इस तरह से उसकी रूपरेखा रखी है ताकि आपको विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में वो सहायता करे। तो ये प्रश्न भी वहीं से पूछा गया है। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो त्रिपुरा। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा, महात्मा गांधी के द्वारा एक अधिवेशन था, उन्होंने भी एकमात्र अधिवेशन की थी, वो कौन सा अधिवेशन था वो आपने बताना है। ठीक है जी। MS गोपाल कृष्णा एसोसिएटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो इनका संबंध किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से था? तो वायलिन इज द राइट आंसर हियर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, कठपुतली किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? देखिए, जल्दी से आप ऑप्शनों को पढ़ लीजिएगा। हमने देखिए कठपुतली के बारे में मैंने तो राजस्थान ही सुना है। ठीक है जी, राजस्थान में मुख्यतः इसका किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है इसका उत्तर प्रदेश ना किया जाए कहीं। मैं कठपुतली के बारे में जब भी याद रखता हूँ, जो लोक नृत्य मुख्यतः राजस्थान में किया जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए पंजाब, हरियाणा और बिहार या उत्तर प्रदेश की तरफ भी इसका उत्तर जा सकता है। कौन सा अंतरम इनर ग्रह के बारे में पूछा जा रहा है? तो बुध इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट वन इज, पृथ्वी कितने देशांतरीय जोन में विभाजित है? ठीक है जी, तो जो पृथ्वी है 24 देशांतरी जोन में विभाजित है।
कॉकेस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? ठीक है जी। तो देखिए ये जो पड़ती है, यदि हम इसकी बात करें कॉकेस श्रृंखला की, तो देखिए यूरोप और जर्मनी की सीमा, यूरोप तथा एशिया की सीमा पर है। तो यहाँ पे देखिए यूरोप और एशिया दोनों दिए हो, थोड़ा सा वेट कीजिए अब कब आंसर की में इसका उत्तर क्या बताया जाता है। स्टूडेंट्स आपको मैं पेपर पूरा दिखा देता हूँ। अभी हमने इसके 50 प्रश्न ही अच्छे से पढ़ पाए थे। ये सारे के सारे प्रश्न आपको हमारी किताब जो elaststudy.co.in वेबसाइट पर किताब उसमें आपको मिल जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि हम आगे भी, ये देखिए एक वीडियो में तो सारा पॉसिबल नहीं है, 170 क्वेश्चन हैं और जिस चीज़ का हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं उससे ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं बना सकते हैं। देखिए जो हिमाचल प्रदेश के प्रश्न है, 100% प्रश्न आपको हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब में मिल जाएंगे। तो आप देखिए ये जो हमारी नई किताब है यहाँ पे जिसकी क्लर्क परीक्षा की बात की जा रही थी, इस किताब का सिलेबस देखिए, हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान है, राज्य व्यवस्था है, इतिहास है जिसमें प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक इतिहास को सम्मिलित किया गया है, भूगोल है, भारत व विश्व का भूगोल है, सामान्य विज्ञान है, अर्थव्यवस्था है, पर्यावरण व पारिस्थितिकी है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट वर्ष 2019 व 17 है, महात्मा गांधी विशेषांक है, आपदा प्रबंधन है, इंग्लिश तथा हिंदी का व्याकरण यहाँ पे डाला गया है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न पत्रों का संग्रह भी शामिल किया गया है। तो इससे बार कहाँ से आपको पेपर आएगा आप हमें बताइएगा। यदि आप इस किताब को अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्लर्क की परीक्षा के लिए नहीं अन्य परीक्षाओं के लिए भी किताब बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो आपने कुछ दिनों बाद एक फिर से क्लर्क की परीक्षा का पेपर देना है, जल्दी से आप इस किताब को अपने नज़दीकी शॉपकीपर के पास जाके एक बार इसको एक्सप्लोर कर लीजिए, या आप सीधे elaststudy.co.in वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। ये वही किताब है हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान, जो कि क्लर्क से लेकर HS तक की परीक्षा के लिए उपयोगी किताब है। ये हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी किताब है जिस किताब का नियमित रूप से हर परीक्षा में इस किताब का मूल्यांकन किया जाता है, और अभी तक देखिए जितनी भी परीक्षाएं हुई उसमें ये किताब खरी उतरी है। तो आप elaststudy.co.in वेबसाइट पर जाके इस किताब को बुक करवा लीजिए, और ये किताब के साथ में ही आप हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान को मजबूत कीजिए। elaststudy टीम आपके लिए करंट अफेयर्स उपलब्ध करवाती है। इसके अलावा GIT की परीक्षा के लिए एक ऐसी किताब बनाएगी, इस किताब का भी मूल्यांकन होगा जब आपका GIT का पेपर होगा, तो हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे और उसमें डिस्कशन करेंगे कितने प्रश्न इस किताब से पूछे गए थे। तो इस किताब के साथ में आप कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, असिस्टेंट प्रोग्रामर की परीक्षा की तैयारी भी कर सकते हैं। इन सभी किताबों को परचेज करने के लिए आप जाइए elaststudy.co.in पे, और नवीनतम करंट अफेयर्स की किताब भी हमारी अभी 1 जनवरी 2020 से आपको मिलना शुरू हो जाएगी, जिसमें आपको मिलेंगे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के अति उत्कृष्ट करंट अफेयर्स। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग elaststudy यूट्यूब चैनल।